फिल्म की शुरुआत कोलोराडो शहर की एक बहुत ही सुरक्षित जेल से होती है। यहाँ पर रे ब्रेसलिन नाम का एक कैदी होता है। इस कैदी को ये कहा जाता है कि इस जेल में जैक नाम का खतरनाक कैदी है जिससे उसे बचकर रहना है। रे को बताया जाता है कि जैक उससे कभी भी किसी भी तरह से लड़ाई शुरू कर सकता है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जैक रे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रे खुद को बचा लेता है। इस लड़ाई में रे जीत जाता है। इसकी वजह से उसे एक दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जो बहुत ही सुरक्षित है और यहाँ पर केवल खतरनाक कैदियों को ही रखा जाता है। इस सेल में टॉयलेट के अलावा कुछ भी नहीं होता है, एक खिड़की भी नहीं। सीसीटीवी कैमरे से रे के ऊपर हर समय निगरानी रखी जाती है। रे को अपने साथ सिर्फ एक बाइबल रखने की परमिशन होती है। रे इस सेल से निकलने के बारे में प्लान बनाता है। वो ये वॉच करता है कि उसका सेल हाई सिक्योरिटी एरिया में है और आसपास की आवाज़ों से वो जान जाता है कि उसका सेल फायर गैराज के बगल में ही है। इसके अलावा रे ये भी वॉच करता है कि सेल के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या कम है। लगातार कई दिनों तक गार्ड्स का बिहेवियर वॉच करने के बाद रे उनसे आने जाने का पैटर्न पकड़ लेता है। यहाँ तक कि वो 7 मिनट के लिए स्मोक करने बाहर जाते हैं, इस बात को भी रे वॉच करता है। इन डिटेल्स के साथ रे ये प्लान कर लेता है कि वो कब और कैसे इस सेल से बाहर निकलेगा। इसके बाद उसे सिर्फ एक काम करना था और वो ये कि कैसे हाई सिक्योरिटी दरवाजे का पासवर्ड उसे मिले। इसके लिए उसने खाने के साथ दिए गए चॉकलेट मिल्क के पैकेट से पतली प्लास्टिक का निकालकर उसका इस्तेमाल किया। रे ये पतली प्लास्टिक पासवर्ड पर चिपका देता है और कई बार उस पर गार्ड्स के इस्तेमाल से उंगलियों के निशान बन जाते हैं, जिससे उसे पासवर्ड पैटर्न पता चल जाता है। रे किसी तरह से अपनी टीम को जेल से बाहर इन्फॉर्म करने में कामयाब भी हो जाता है और कब किस समय जेल ब्रेक करने वाला है इस बात को भी वो बता देता है। फिर वो गार्ड्स के स्मोकिंग के जाने के बाद पासकोड का इस्तेमाल कर सेल से बाहर निकलता है और एयर वेंटिलेटर के जरिए फायर गैराज में पहुंच जाता है। इसी वक्त रे की टीम फायर गैराज के बाहर एक कार में आग लगा देती है। रे एक फायर ब्रिगेड के नीचे छिप जाता है और जब ये आग बुझाने के लिए बाहर निकलती है तो रे भी जेल से बाहर आ जाता है। रे की मदद करने वाले उसके टीममेट्स में एबिगेल नाम की लड़की और हर्ष नाम का एक आदमी होता है। वो उसे एक टेलीफोन बूथ के बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस उसे खोज लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इससे पहले कि पुलिस उसे जेल वापस लेकर जाती, लेस्टर क्लार्क नाम का एक आदमी वहां आता है और पुलिस से रे को छुड़ा लेता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि रे और लेस्टर उसी जेल के हेड के सामने बैठे होते हैं और जेल की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि रे एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता है जिसका नाम ब्रेसलिन क्लार्क है। ये कंपनी जेलों की सुरक्षा करती है। रे कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन था जो अलग अलग जेलों में कैदी बनकर जाता है और ये पता लगाता है कि उस जेल से कैदी भाग सकते हैं या नहीं। रे के लिए ये कहा जाता है कि वो किसी भी जेल से बाहर निकल सकता है और उसे दुनिया की कोई भी जेल रोक कर नहीं रख सकती। इस जेल से भागने के बाद रे जेल के हेड को सिक्योरिटी बेटर करने का टिप्स देता है और वहां से चला जाता है। रे 5 महीने में पहली बार अपने ऑफिस जाता है और यहाँ पर एक कठिन कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर अपने कलीग्स को इम्प्रेस करता है। रे का पार्टनर लेस्टर CIA की एजेंट जेसिका मिलर के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। जेसिका ये चाहती है कि रे एक ऐसी जेल की सुरक्षा को चेक करे जो बेहद ही खतरनाक कैदियों के लिए बनाई गई है, लेकिन इस शर्त पर कि वो रे को जेल की लोकेशन नहीं बताएगी। जेसिका इसके लिए रे को कई मिलियन डॉलर का ऑफर देती है। रे इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अपने पार्टनर लेस्टर के कहने पर वो मान जाता है। रे को स्पेनिश टेररिस्ट एंथनी पोर्टोस के नाम से फेक आइडेंटिटी दी जाती है। जिस दिन रे को मिशन पर निकलना होता है, उसकी कलीग एबिगेल रे के शरीर में एक ट्रैकर डाल देती है, लेकिन चीजें वैसी नहीं चलती हैं जैसा कि रे ने प्लान किया था। रे को किडनैप कर लिया जाता है और उसे जेल में डालने से पहले ड्रग्स दी जाती है। किडनैपर रे के शरीर से वो ट्रैकर भी निकाल देते हैं जो उसकी टीम ने लगाया था। रे की नींद जब खुलती है तो वो खुद को एक कांच की बनी सेल में पाता है। उसके आसपास कई ऐसी सेल बनी होती हैं जिसमें दूसरे कैदी होते हैं। इन कैदियों पर मूविंग कैमरे से हमेशा नजर रखी जाती है। इसके बाद रे से मिलने के लिए हॉब्स नाम का जेल वार्डन आता है। रे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जेसिका ने उससे कहा था कि जेल के वार्डन का नाम मार्श होगा। सिचुएशन को देखते हुए रे जेल वार्डन के लिए कोडवर्ड पास करता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए दिया गया होता है, लेकिन जेल वार्डन हॉब्स इसे नजरअंदाज कर देता है और रे को एक कैदी घोषित करता है। दूसरी तरफ रे की टीम में एबिगेल और हर्ष उसकी लोकेशन खोजने के हर संभव प्रयास करते हैं। जेल के भीतर कैदियों को कहा जाता है कि वो हाल की तरफ एकजुट हों।
यहाँ पर हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा होता है जो मास्क लगाए होते हैं और उन्हें ये छूट होती है कि वो किसी भी कैदी को कभी भी मार सकते हैं। यहाँ पर रे की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम इमिल होता है। इमिल रे से कहता है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसकी मौत हो जाए। इमिल कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे इस जेल में इसलिए लाया गया है क्योंकि कुछ लोग उसके बॉस के बारे में उससे जानकारी चाहते हैं जिसका नाम मैनहाइम है। रे को अब तक ये यकीन हो गया था कि ये कोई सरकारी जेल नहीं है बल्कि टॉर्चर करने की एक जगह है जहां अमीर लोग अपने दुश्मनों को भी कैद करवा देते हैं या मरवा देते हैं। रे और इमिल आपस में जानबूझकर लड़ाई करते हैं ताकि उन्हें जेल के आइसोलेशन एरिया में भेज दिया जाए जहां वो उसका बारीकी से निरीक्षण कर सकें। काफी देर तक लड़ने के बाद भी गार्ड्स उन्हें रोकने नहीं आते हैं और सभी दोनों की लड़ाई का मजा लेते रहते हैं। आखिरकार दोनों को आइसोलेशन सेल में भेज दिया जाता है। ये एक बहुत छोटा कमरा होता है जो विशेष तौर पर टॉर्चर करने के लिए ही बनाया गया होता है। यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना साधारण इंसान के लिए मुश्किल होता है। इस सेल में कैदियों को भूखे प्यासे रूप में रखा जाता है। तापमान बढ़ाने के लिए हैलोजेंस का इस्तेमाल होता है और इस सेल की हर एक एक्टिविटी को जेल वार्डन कैमरे से देखता रहता है। एक दिन के बाद रे की जांच के लिए एक डॉक्टर आता है। वो रे से बात करता है लेकिन रे के द्वारा जेल की लोकेशन पूछने पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। आइसोलेशन सेल से बाहर निकलने पर रे इमिल को बताता है कि सेल के फ्लोर स्टील के बने हुए हैं और वो स्टील के स्क्रू से टाइट किए गए हैं। रे इमिल को कहता है कि वो स्टील के टुकड़े का प्रबंध करे जिससे सेल के स्क्रू को खोला जा सके। अगले दिन जेल वार्डन इमिल को बुलाता है और उसके बॉस मैनहाइम के बारे में पूछता है। इमिल से जवाब नहीं मिलने पर उसे टॉर्चर किया जाता है और उसके गले में बहते हुए पानी का पाइप डाल दिया जाता है। इस दौरान इमिल किसी तरह से स्टील का एक टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अगली मीटिंग में रे और इमिल जेल की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। रे कहता है कि उसके आकलन के अनुसार ये जेल जमीन के अंदर है। रे ये कहता है कि अगर वो आइसोलेशन सेल का फ्लोर खोल लें और ऊपर की ओर बढ़ें तो वो धरती की सतह पर पहुंच सकते हैं। इस प्लान को सुनने के बाद इमिल को लगता है कि वो इस जेल से बाहर निकल सकता है। दोनों योजना पर काम करते हैं और फिर से लड़ाई शुरू करते हैं ताकि उन्हें आइसोलेशन चैम्बर में भेज दिया जाए। यहाँ कैमरे से बचते हुए रे फ्लोर का स्क्रू खोल देता है और सेल को पीटकर इमिल को इशारा करता है कि वो गार्ड्स का ध्यान भटकाए। इमिल चीखने चिल्लाने लगता है और सारे गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इस दौरान रे अपने मुंह से एक पेपर बॉल निकालकर कैमरे पर चिपका देता है। रे फ्लोर से नीचे जाने में कामयाब हो जाता है। अनजाने में उससे एक पाइप टूट जाता है जिससे पानी बहने लगता है। बाहर निकलने के बाद रे हैरान रह जाता है क्योंकि ये जेल धरती पर नहीं बल्कि एक विशालकाय पानी के जहाज में बनी है जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है। इससे पहले कि कोई देख ले, रे सेल में जाने के लिए तुरंत वापस लौटता है। पानी का पाइप टूटने की वजह से रे के सेल में पानी भर जाता है और ये गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे रे के बाहर आने के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे की टीम के सदस्य एबिगेल और हर्ष उसके पार्टनर लेस्टर क्लार्क से रे के गायब होने की बात कर रहे होते हैं। रे की टीम के सदस्यों की सैलरी के चेक बाउंस हो गए होते हैं और जिस एजेंट ने काम के लिए रे और लेस्टर से संपर्क किया था वो भी गायब थी। रे को खोजने की बात करने पर रे का पार्टनर ये कहता है कि वो अपना काम कर रहा है। एबिगेल और हर्ष के बाहर जाने के बाद रे का पार्टनर लेस्टर उसी जेल के वार्डन को फोन लगाता है और उससे ये कहता है कि वो ये ख्याल रखे कि रे कभी भी उस जेल से बाहर ना निकल पाए। लेस्टर एक लालची व्यक्ति था और वो ये चाहता था कि वो कंपनी का अकेला मालिक बन जाए। उसने रे से नकली डील की थी ताकि रे कभी भी वापस ना आए। एबिगेल और हर्ष रे की खोज करते रहते हैं। इस दौरान हर्ष को एक लीगल प्राइवेट जेल के बारे में पता चलता है जिसका नाम द टॉम होता है। ये वही जेल होती है जहां लोग अपने दुश्मनों को भेजते हैं, लेकिन हर्ष इस जेल का लोकेशन नहीं खोज पाता है। जेल के भीतर इमिल और रे गार्ड्स का रूटीन वॉच करते हैं, लेकिन यह कठिन होता है क्योंकि गार्ड्स हमेशा मास्क पहने रहते हैं। लगातार वॉच करने के बाद उन्हें कुछ क्लू मिलते हैं। रे जेल के डॉक्टर से मदद मांगता है लेकिन वो इनकार कर देता है। रे डॉक्टर से एक कार्डबोर्ड चुरा लेता है ताकि वो सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट के सहारे जेल की लोकेशन नोट कर सके। अपने प्लान को बेटर बनाने के लिए इमिल और रे एक और कैदी को प्लान में शामिल करते हैं। इसका नाम जावेद अफरीदी होता है। जावेद जेल के वार्डन से मिलता है और उसका जासूस बनने की इच्छा जताता है। बदले हुए वो खुली हवा में नमाज पढ़ने की मांग करता है। जेल वार्डन इसके लिए तैयार हो जाता है। डेक पर पहुंचकर जावेद सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। इस जानकारी से रे यह अनुमान लगाता है कि वो मोरक्को के आसपास अटलांटिक सागर में है, लेकिन वो इसके लिए श्योर नहीं होता है।
बट वो प्लान बनाते रहते हैं। इमिल कहता है कि मोरक्को में उसका एक दोस्त है जिसने उसकी काफ़ी मदद की है। अगर वो उस तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो पाए तो उसकी टीम उन्हें मदद दे सकती है। रे एक बार फिर डॉक्टर से मदद मांगता है। इस बार डॉक्टर तैयार हो जाता है और रे के कहने पर डॉक्टर इमिल के दोस्त के पास एक ईमेल भेजता है जिसमें जहाज की लोकेशन होती है। आखिरकार प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ जाता है। सबसे पहले जावेद जेल के वार्डन को एक झूठी खबर देता है कि जेल में दंगा होने वाला है। जेल वार्डन केवल 2 गार्ड्स को हाल में छोड़कर बाकी सभी को कैदियों की सुरक्षा में भेज देता है। सही समय देखकर रे मारपीट शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सभी कैदी आपस में लड़ने लगते हैं और मौका देखकर रे, इमिल और जावेद जहाज के डेक की तरफ भागते हैं। लेकिन जेल वार्डन इसे देख लेता है और जहाज में लॉकडाउन सिस्टम ऑन कर देता है। इससे पहले कि तीनों डेक पर पहुंच पाते दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसी वक्त इमिल का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन भीतर गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जावेद को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। रे एक प्लान बनाता है। इमिल को वहीं रुकने को बोलकर वो कंट्रोल रूम की तरफ जाता है ताकि वो जहाज की बिजली को बंद कर सके और इससे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। रे के जाने के बाद जावेद इमिल से कहता है कि वो उसे छोड़कर चला जाए क्योंकि वो अब चल नहीं सकता। जावेद गार्ड्स को इंगेज करता है और इमिल दरवाजे की तरफ भागता है। गार्ड्स की गोलियों से जावेद की मौत हो जाती है। इस बीच रे पावर कट करने में कामयाब हो जाता है और दरवाजे खुल जाते हैं। इमिल डेक पर पहुंच जाता है जहां गार्ड्स गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, लेकिन इमिल की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। वो गार्ड्स को मार देते हैं और रे के आने का वेट करते हैं। रे एक वाटर टैंक में फंस जाता है जिसे गार्ड ढूंढ रहे होते हैं। रे बाहर निकलने की बजाय खुद को समुद्र के पानी में फ्लश कर लेता है। हेलीकॉप्टर से इमिल रे को समुद्र में तैरते हुए देख लेता है और रस्सी नीचे फेंकता है। रे जहाज पर रखे हुए तेल के कंटेनर में गोली मारता है जिससे जहाज में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। इससे जेल वार्डन समेत गार्ड्स की मौत हो जाती है। अंत में दोनों मोरक्को में समुद्र के किनारे उतरते हैं। यहाँ एक कार दोनों को लेने के लिए आती है और रे आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि इस कार से वही जेसिका बाहर निकलती है जिसने रे को ये जॉब ऑफर की थी। रे को और हैरानी होती है जब इमिल ये कहता है कि वो उसकी बेटी है। यहाँ पर रे ये जान जाता है कि इमिल ही मैनहाइम है, जबकि बाकी ये सोचते थे कि वो उसका मालिक है। इमिल ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी ताकि वो अपने दुश्मनों से बचा रह सके। जेसिका को पता था कि उसके पिता इस जेल में हैं, इसलिए उसने रे को इस जेल में भेजा था। वहां से जाने से पहले जेसिका रे को यह बताती है कि रे के बिजनेस पार्टनर ने जेल वार्डन से सौदा कर लिया था और उससे ये कहा था कि तुम कभी वापस न लौट पाओ। जेसिका रे को बताती है कि लेस्टर रे को धोखा दे रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे और एबिगेल आपस में बात कर रहे होते हैं। एबिगेल रे को बताती है कि लेस्टर को एक ऑफर मिला है जिसमें उसे जेल का सीईओ बनाए जाने की बात कही गई है, इस शर्त पर कि रे कभी भी उस जेल से बाहर ना निकल पाए। रे के बाहर निकलने की जानकारी मिलने पर लेस्टर अपना बैग पैक करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल और हश उसे ट्रैक कर लेते हैं ताकि रे अपने धोखे का बदला ले सके। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि लेस्टर पर उसी की कार में हश हमला करता है। होश में आने के बाद लेस्टर उसी कार में रहता है, लेकिन ये कार एक कंटेनर में बंद होती है जो सैकड़ों कंटेनर के साथ एक विशाल जहाज पर समुद्र के बीच में होती है जो अनजान जगह पर जा रही होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक बटन को दबाकर चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।